नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और बिहार की राजनीति के खेल में इस बार दिल्ली की सत्ता की साख और सत्ता की स्थिरता भी दांव पर लगी हुई है। इसका साफ संकेत भी मिलने लगा कि अब मोदी सत्ता नीतीश कुमार को मना कर रखने के लिए, उन्हें साथ रखने के लिए किसी भी हद तक झुकने के लिए तैयार है। कहा एक वक्त सत्ता अपने तमाम एजेंडे को लेकर अभी इसी वक्त इसी सत्र में यह सोच रही थी, लेकिन अब पेंडिंग में कामों को डालने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन क्या उस पेंडिंग में डाले जाने से, लंबित रखे जाने से, सत्र दर सत्र मोदी सरकार का ड्रीम एजेंडा आगे बढ़ाए जाने से क्या नीतीश कुमार मान जाएंगे? लगता तो नहीं है। लगता इसलिए भी नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र के नतीजों ने नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे की राजनीतिक हश्र की तरह का राजनीतिक हश्र न देखना पड़े, इसके लिए नीतीश कुमार की तरफ से जो बिसात बिछाई जा रही है, वो बिसात दरअसल अकेले नीतीश कुमार नहीं बिछा रहे, वो बिसात इंडिया गठबंधन भी बिछा रहा है। और उस बिसात में नीतीश नाम केवलम ये बिहार के अंदर चलता रहेगा, इस बात पर राष्ट्रीय जनता दल भी अब उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है कि फिलहाल विकल्प नीतीश कुमार ही है और इसी चेहरे के सहारे बिहार की सत्ता में एनडीए को मात दी जा सकती है। वो हालात जब बनते हुए दिखे और उस हालात का अंदर खाने प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, तो उस तैयार प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक अभिव्यक्ति कैसे होती है, जरा इस फुटेज में देखिए। विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को इशारा कर रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव सदन के बाहर निकलकर जिस आक्रामकता का परिचय देते हैं, उस आक्रामकता में नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्टनेस, मुलायमियत, नीतीश कुमार के लिए यह कहना कि अब भी वक्त है वो सही रास्ते पर आ जाए, जिन लोगों के साथ है उनके एजेंडे का विरोध करें, ये सारी बातें तेजस्वी यादव की स्पीच में आ रही है, यूं ही नहीं आ रही है। आखिर ये इशारे कैसे शुरू हो गए? भाई समान दोस्त का बेटा, यह भी एक इशारा था जब नीतीश कुमार की पार्टी चिराग मॉडल से नीचे आई थी। लगातार आनंद मोहन पिता पुत्र के द्वारा चिराग मॉडल के नायक रहे चिराग पासवान के ऊपर सीधा राजनीतिक अटैक। यह सबसे बड़ा इशारा है कि नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान और उन हनुमान के ऊपर नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड के लोगों से के द्वारा निशाने पर लेने की जो कवायद हो रही है, उस कवायद के पीछे चेहरा भले ही आनंद मोहन हो, चेहरा भले ही चेतन आनंद हो, दरअसल स्क्रिप्ट तो कहीं और से लिखी जा रही है। और जनता दल यूनाइटेड में किसी की ऐसी हैसियत अभी नहीं है कि बिना नीतीश कुमार के स्क्रिप्ट लिख सके। जिन लोगों ने भी नीतीश कुमार की इच्छा के उलट जाकर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की, उनकी राजनीति अंधेरे में चली गई। चाहे आरसीपी सिंह का जिक्र करें, चाहे किसी और नाम का जिक्र करें, लेकिन स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कोई छोड़ता कहां है? जनता दल यूनाइटेड से आने वाले केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मतों को लेकर क्या बयान दे गए? वही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सीधे सीधे संसद के अंदर सरकार का, मोदी सरकार का समर्थन कर गए, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर से ही ललन सिंह को समर्थन उस मुद्दे पर नहीं मिला। हालात कई तरीके से ये इशारा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंधों में सहजता नहीं है। और जब बात संबंधों में सहजता की नहीं है, ठीक उसी वक्त गुलाम रसूल बलियावी को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने का पत्र भी जारी होता है। ठीक उसी दौर में मोदी सत्ता को भी यह भनक लगती है कि एक तरफ महाराष्ट्र की परिस्थितियों में शिंदे की नाराजगी, तो दूसरी तरफ बिहार की परिस्थितियों में नीतीश कुमार का सेकुलर एजेंडे पर आगे बढ़ने की संभावना, ये दोनों सत्ता से रुखसती का फरमान न जारी करा दे, तो इसके लिए फरमान पहले जारी करना जरूरी था। और वो फरमान ये था कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जो जेपीसी बनी है उसका कार्यकाल अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए, बजट सत्र के आगे तक बढ़ा दिया जाए और फिर बजट सत्र में इस पर सोचा जाएगा। कार्यकाल कमेटियों के बढ़ाए जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो मनसा, जिस वक्त बिल लाया गया था संसद के अंदर, उस वक्त तो कोई जेपीसी नहीं थी,
उस वक्त तो आनंद फानंद में किसान कानूनों की तरह, विवादास्पद 3 कृषि कानूनों की तरह पारित कराने की तैयारी थी। लेकिन जब हो हल्ला मचा, चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के सहयोगी हैं, 16 सांसद उनके पास हैं लोकसभा के अंदर, और पहले जो कहा जा रहा था कि 2 बैसाखियां नरेंद्र मोदी की है, एक बैसाखी नीतीश कुमार की और एक बैसाखी नायडू की, नानी फैक्टर, अब नानी फैक्टर में एक नाथ भी आ गए हैं। जी हाँ, 7 सांसदों के साथ एक बैसाखी अब महाराष्ट्र में भी खड़ी हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में गिव एंड टेक वाला, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना वाला संबंध खत्म हो गया। अब नरेंद्र मोदी को उनके 7 सांसदों की दरकार है। एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये बात महाराष्ट्र में करीब करीब तय हो चुकी है। और जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो वन साइडेड सपोर्ट, ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये रिश्ता क्या लंबे वक्त तक चलता है? क्या आपने कभी देखा इस तरह के रिश्ते को चलते हुए? नहीं चलता है। और जब ये रिश्ता लंबे वक्त तक नहीं चलता है तो नीतीश कुमार को खुश रखना तो मजबूरी है। जेपीसी की टीम, जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर पटना आने वाली थी, एन मौके पर बैक टू द पवेलियन हो गई, वो नहीं आ सकी पटना। लेकिन इसके उलट उस विधेयक का विरोध करने वाले लोगों को पटना में लोकतांत्रिक तरीके से एक बड़ी रैली, एक बड़ा जलसा करने के लिए मंच भी दिया गया, जगह भी बिहार के प्रशासन ने मुहैया कराया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जो अपनी सियासत में अलग अलग तरीके से, अलग अलग मौके पर क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, यानी अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता, इन तीनों से दूरी बनाए रखने की जो राजनीति करते रहे हैं, इन तीनों को अपने आसपास नहीं फटकने देने का जो दावा करते रहे हैं, क्या उस दावे को लेकर जब कभी करप्शन को मुद्दा बनाना होता है तो तय मानिए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे हैं, और जब कभी सांप्रदायिकता मुद्दा बनती दिखे या जनता दल यूनाइटेड के लोग उसे मुद्दा बनाने की दिशा में आगे बढ़ते दिखे तो तय मानिए कि नीतीश कुमार दूसरे खेमे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो असेंबली के अंदर इशारा हुआ और उस इशारे के बाद पूरे कॉन्फिडेंस से लवरेज तेजस्वी यादव तकरीबन 10 मिनट तक की प्रेस बाइट देते रहे और तमाम बातें मोदी सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के खिलाफ करते रहे। बिहार में उनके चेहरे सम्राट चौधरी की बखिया उधेड़ते रहे, राजनीतिक तौर पर बखिया उधेड़ते रहे। लेकिन बिहार की सियासत में बात घूम फिर कर वहीं आती है कि महाराष्ट्र में तो 6 प्लेयर आपको दिखाई देते हैं, 3 महायुति में, 3 महाविकास आघाड़ी में। बिहार में 3 ही प्लेयर हैं और 3 में 2 जिधर होते हैं, बकौल अमित शाह, जो बात उन्होंने 2018 में कही थी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कि 3 में 2 पलड़े जिधर होते हैं, 3 में 2 ताकतें एक तरफ जिस पलड़े पर होती है उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो पलड़ा भारी करने की प्रक्रिया में अब नीतीश कुमार एनडीए के पलड़े को इतना ज्यादा भारी नहीं करना चाहते कि वो 240 से 272 के आंकड़े की दिशा में कदम बढ़ा दे और फिर नीतीश कुमार की स्थिति एनडीए के अंदर एकनाथ शिंदे की तरह एक मार्जिनलाइज पॉलिटिकल फिगर की रह जाए, सीमित किए गए राजनीतिक चेहरे की रह जाए। दरअसल अपनी ताकत का शिद्दत से एहसास कराते रहना, यही नीतीश कुमार की सियासत का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इस सियासत को कैसे देखा गया था? इस सियासत को बिहार में भारतीय जनता पार्टी जब लालू यादव के उत्कर्ष के दौर में कमजोर थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने स्वीकार किया। जब न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर यूपीए बनाम लेफ्ट की स्थिति हुई, करार बनाम करात की स्थिति हुई, प्रकाश करात बनाम परमाणु करार, उस दौर में भी एबी वर्धन ने नीतीश कुमार के राष्ट्रीय फलक पर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी कोई भूमिका आगामी वक्त में हो सकती है, इस बात को लेकर संकेतों में बहुत कुछ कहा था। उन्हें भी इस बात का एहसास था। लालू यादव को भी 2014 के लोकसभा चुनाव ने नीतीश कुमार की ताकत का एहसास करा दिया, उसके नतीजों ने, और भारतीय जनता पार्टी को भी 15 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने नीतीश कुमार की ताकत का एहसास करा दिया। ताकत के एहसास के दौर में जब राजनीतिक मूल्य खत्म होने लगे और मूल्यों के क्षरण के दौर में, उत्तर विचारधारा काल में, पोस्ट आइडियोलॉजिकल एरा में जो आइडियोलॉजी की बातें करने वाले लोग हैं, कुछ चंद पार्टियों को छोड़ दे तो विचारधारा के आधार पर कोई गठबंधन करता नहीं। अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल,
राजनीतिक रूप से सत्ता के खेल में बने रहने की संभावना के लिहाज से लोग राजनीति करते हैं। शिंदे वो राजनीति नहीं कर पाए, लेकिन नीतीश कुमार सीजन्ड पॉलिटिशियन है। नीतीश कुमार, ये बात सही है कि 77 की लहर में भी वो हार गए थे, जनता लहर में, प्रचंड लहर में वो हार गए थे, 80 में भी हार गए थे, लेकिन एक बार जब 1985 से जीत का सिलसिला शुरू हुआ तो नए परिसीमन में 2007 के बाद की परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने भले ही 2004 के बाद कोई लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव सीधे जनता के बीच चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन चुनाव लड़ने और पॉलिटिकल पल्स को पहचानने की कला में उनकी कोई सानी नहीं है। बाकी विचारधारा के आधार पर जो आलोचना करे, ये बात करीब करीब तय है कि नीतीश कुमार की राजनीति में विचारधारा जैसी चीजें सुविधा के लिए है। वो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए है कि जब जिसका साथ छोड़ना हो, जिसका साथ पकड़ना हो, उस हिसाब से नैरेटिव सेट कर लिए जाए। उस मामले में आलोचना के स्तर पर नीतीश कुमार को उच्चतम स्तर पर रखना होगा। लेकिन बात यदि पॉलिटिकल सर्वाइवल और यानी दूसरे मुद्दे पर आए कि आखिर राजनीति में बने कैसे रहना है, सत्ता के खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी संख्या कम हो या ज्यादा हो, इस परिस्थिति में बने कैसे रहना है, तो दोनों ही अलग अलग खेमों के बीच संतुलन की स्थिति को कैसे साधना है। और यह संतुलन जब दिल्ली की सत्ता खुद डावाडोल हो, 2 बैसाखियों की जगह 3 बैसाखी पर आकर टिक गई हो, टेम्पो में जैसे 3 पहिए होते हैं ऑटो रिक्शा में, उस 3 पहियों वाले ऑटो रिक्शा के तीनों पहिए, चाहे आंध्र प्रदेश वाले पहिए हो, चाहे पटना वाले पहिए हो, या मुंबई वाले एकनाथ शिंदे के नए पहिए हो, इन तीनों पहियों के बीच रिवॉल्विंग की स्थिति में भी कौन सा पहिया सबसे तेजी से रिवॉल्व करता है, इसके लिए भी बाकी दोनों पहियों को नीतीश कुमार की तरफ देखना पड़ता है। और उन तीनों पहियों के ऊपर जो फिलहाल सत्ता का टेम्पो खड़ा है, ऑटो खड़ा है सत्ता का, उस ऑटो या टेम्पो को भी नीतीश कुमार के मिजाज के टेम्पो को पढ़ना पड़ता है। तभी जेपीसी वाला बिल डेफर कर दिया जाता है, पोस्ट जेपीसी वाली कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। लेकिन क्या मोदी सत्ता का कार्यकाल बढ़ पाएगा? इंतजार कीजिए। अभी पाटलिपुत्र से लेकर मुंबई तक और दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक बहुत कुछ होना बाकी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।